इससे रिलेटेड आप लोगों को किसी प्रकार की डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगला प्रश्न होता है कि हमें क्या-क्या चाहिए होगा डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स जो है जब आपको सिलेक्शन हो जाएँगे, आपका सिलेक्शन होगा और डीवी के लिए बुलाया जाएगा, तो डीवी के समय आप लोग फोटो आईडी, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में ओरिजिनल, और खास करके एक चीज़ मैं विशेष बार-बार बताता हूँ और फिर से दोहराना चाहूँगा कि 10th और 12th कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे 10th और 12th में मार्कशीट अलग इश्यू होता है और उसका जो सर्टिफिकेट होता है वो अलग इश्यू होता है। उस सर्टिफिकेट को किसी स्टेट में ओरिजिनल सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाता है, किसी स्टेट में सर्टिफिकेट ही केवल बोलते हैं। चाहे उसको जिस नाम से आप जानते हैं, आप याद रखिए कि आप अपना मार्कशीट देख लीजिए। अगर मार्कशीट में लिखा है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, इट मीन्स कि आपके पास एक ही डॉक्यूमेंट रहेगा, एक ही सर्टिफिकेट रहेगा। 10th और 12th के केसेस में मैं बता रहा हूँ। यदि केवल मार्कशीट लिखा है या स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक सर्टिफिकेट भी होगा और यह सर्टिफिकेट अ, कुछ स्टेट बोर्ड में साल 2 साल बाद आते हैं, कहीं पे 3 साल बाद भी आते हैं। तो यह आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने स्कूल में जा कर के और आप उसको कलेक्ट कर लें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ और कई लोग कॉन्टैक्ट करते हैं कि सर मैंने आज तक कलेक्ट नहीं किया है, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए और उनको पता ही नहीं है इस बारे में कि एक सर्टिफिकेट भी है और उनको कॉलेज से कलेक्ट करने हैं। तो अगर आप में से इस प्रकार कोई भी कैंडिडेट है जिनके पास 10th, 12th का जो सर्टिफिकेट है, आपने नहीं कलेक्ट किए हैं, तो कृपया आप अपने हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, कॉलेज व्हाटएवर जिस इंस्टीट्यूट से आपने किया है 10th और 10+2 आप जाइए और वहां से अपना कलेक्ट कीजिए सर्टिफिकेट। अच्छा, इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट्स सारे मार्कशीट और सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन अगर आपने 3 साल के अलग-अलग मार्कशीट हुए हैं या सेमेस्टर बेस पे आपने एग्जाम दिए हैं और 6 सेमेस्टर के अलग-अलग मार्कशीट्स हैं, तो अगर आपके पास कंसोलिडेट मार्कशीट हैं, इसके बावजूद भी आपके पास ईयर वाइज़, सेमेस्टर वाइज़ जो भी एप्लीकेबल हो आपके केस में, आपके पास मार्कशीट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कंसोलिडेटेड मार्कशीट लेके पहुँच गए और सेमेस्टर वाइज़ और ईयर वाइज़ जो मार्कशीट हैं, आपने घर पे छोड़ दिया। ऐसी गलती आप लोग मत कीजिएगा। आप लेके जाइएगा, अगर उनको ज़रूरत नहीं होगी, आप लोग बता देंगे कि केवल कंसोलिडेटेड काफ़ी है। ये डिपेंड करता है कंसर्न पर्सन इन चेयर, वेरीफाइंग ऑफिसर जो भी हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है और वो उनकी अपनी जानकारी के हिसाब से, अपने स्व विवेक के हिसाब से और उनके अपने जो गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से वो निर्णय लेते हैं। तो आपके पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सिमिलरली मास्टर डिग्री का भी है, मास्टर डिग्री का भी आपके पास मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट होने चाहिए। अगर सर्टिफिकेट आप मान लीजिए कि आपने रिसेंटली किया है, पिछले साल 2 साल में किया है और आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, तो ऐसे केस में आपके पास प्रोविज़नल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जब तक आपके पास टाइम है, अभी रिजल्ट पब्लिश नहीं हुए हैं, आप अभी पता कर लीजिए आप अपने कंसर्न यूनिवर्सिटी में अगर डिग्री सर्टिफिकेट इश्यू हो रहा है, आप डिग्री सर्टिफिकेट ले लीजिए। और अगर इग्नू से कोई जून-जुलाई 2023 में अगर किसी ने किया है तो मुझे जहाँ तक जानकारी है फरवरी में उनका डिग्री सर्टिफिकेट इश्यू किया जाएगा और उसका लिंक भी अवेलेबल था। अब कब तक लास्ट डेट है आई डोंट रिमेंबर, तो आप एक बार देख सकते हैं और इग्नू में अपने डिग्री सर्टिफिकेट के लिए कन्वोकेशन के लिए अप्लाई कर दीजिएगा सो दैट कि आपको डिग्री सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन यूआर मतलब जो अनरिजर्व कैटेगरी से नहीं है, या ऐसे दूसरे शब्दों में ऐसे कहें कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, उनके अलावा सभी लोग, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, एससी, एसटी हो, ओबीसी हो, सबको कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता है और सभी लोग कास्ट सर्टिफिकेट हाँ, अगर मान लीजिए कोई पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी का, 2 साल 3 साल पहले का और उन्होंने अप्लाई कर दिया है, कृपया आप लोग नया बनवा लें, अभी बनवा लें। आप इंतज़ार मत करें कि रिजल्ट आएगा उसके बाद हम बनवाएँगे, आप बनवा लीजिए। नोटिफ़िकेशन को एक बार पढ़ लीजिए, उसमें क्रूशियल डेट लिखा हुआ है। अगर किसी प्रकार का संदेह है तो, अगर अन्यथा मेरा सलाह रहेगा कि जिन्होंने 2021 बे 22 तक अगर बनवाया है, 22-23 में नहीं बनवाया है, तो कृपया अभी आप बनवा लीजिए। इसलिए कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट किसी किसी जगह पे बोलते हैं कि 3 साल के लिए वैलिड है, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो इनकम से रिलेटेड है और इनकम जो है, हर वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित किया जाता है। सर्टिफिकेट जो इश्यू होता है, वो हर वित्तीय वर्ष के लिए होता है, तो आप लोग करंट वित्तीय वर्ष का
आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और ओबीसी सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें। हाँ, एससी और एसटी सर्टिफिकेट वन टाइम बनता है और लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है, उसके लिए आपको हर साल बनवाने की जरूरत नहीं। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, आपको एनओसी की जरूरत होगी। इस केस में आप अपने विभाग को, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपना परमिशन लिए होंगे, आई मीन इंटीमेशन सबमिट किए होंगे कि यस आई एम अप्लाइंग फॉर सो एंड सो पोस्ट, सो एंड सो एग्जामिनेशन। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो आप लोग अभी भी आप लोग के पास समय है। आप पोस्ट फैक्टो सैंक्शन के लिए आप अपने विभाग में अप्लाई कर दीजिए कि सर हमने अप्लाई किया है और एग्जाम में मैं अपियर हुआ हूँ, एग्जाम में अपियर हुई हूँ और रिजल्ट जो है प्रतीक्षित है और किसी कारणवश मैं इसको पूर्व में सूचना नहीं दे पाई थी। कृपया मेरे इस मैं अभी सब सूचना दे रहा हूँ या दे रही हूँ, इसको एक्सेप्ट किया जाए। दे करके अभी भी आपके पास ऑप्शन है, आप अपने विभाग को इंटीमेट कर सकते हैं। गजट नोटिफिकेशन इन केस ऑफ चेंज ऑफ नेम, अगर किसी का नाम चेंज हुआ है तो ऐसे सिचुएशन में गजट नोटिफिकेशन होना चाहिए। कुछ लोगों के नाम में मिस्टेक्स होते हैं, फादर नेम, मदर्स नेम, स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आप लोग डीवी जाने से जस्ट एक सप्ताह पहले एफिडेविट बनवा लीजिएगा। एफिडेविट सफिशिएंट होता है चेंज ऑफ नेम के लिए, मतलब सॉरी नॉट चेंज ऑफ नेम, करेक्शन के लिए, मिस्टेक्स अगर कुछ है तो उसके लिए। नोटिफिकेशन ये पैरा 16.3 नहीं है, कुछ और है नोटिफिकेशन। आप एक बार पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन में, डिटेल्स में आपको जानकारी मिल जाएगी। अगला प्रश्न होता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन किसको जरूरत है। देखिए, आप एलिजिबिलिटी पढ़िएगा ठीक से, उसमें लिखा है कि किसी एक वर्ष आप हिंदी पढ़े होने चाहिए ग्रेजुएशन में और मास्टर में इंग्लिश होना चाहिए, वाइस वर्सा। अगर मास्टर में हिंदी है तो ग्रेजुएशन में किसी एक वर्ष हिंदी होना चाहिए। अगर इंग्लिश है तो हिंदी, ग्रेजुएशन में अगर हिंदी है तो मास्टर में इंग्लिश, और मास्टर में हिंदी है तो ग्रेजुएशन में इंग्लिश। अदरवाइज कुछ लोगों के पास मीडियम सर्टिफिकेट का ऑप्शन होता है कि अगर सब्जेक्ट नहीं है तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश और हिंदी वाइस वर्सा है, तब भी आपका काम चलेगा। मान लीजिए कोई एमए ग्रेजुएशन में मीडियम भी हिंदी था और उनका सब्जेक्ट जो है हिंदी था, उस इंग्लिश है ही नहीं, और एमए जो है एमए इंग्लिश नहीं किया है उन्होंने, कोई भी सब्जेक्ट से अदर देन एमए इंग्लिश, एमए हिंदी, एमए हिंदी भी नहीं होगा सॉरी, एमए सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, व्हाटएवर, एमए हिंदी और इंग्लिश के अलावा किसी और सब्जेक्ट से आपने एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स का कोर्स किया है। ऐसे सिचुएशन में आपके पास मीडियम सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पर आप के क्वालिफिकेशंस जो हैं, आपके पास जो डिग्री सर्टिफिकेट है उससे स्पष्ट नहीं हो रहा है कि आपके पास इंग्लिश की नॉलेज है। ग्रेजुएशन आपने हिंदी मीडियम से किया, सब्जेक्ट हिंदी है, उसमें इंग्लिश है नहीं, हिंदी है और अन्य सब्जेक्ट है, तो ऐसे सिचुएशन में मास्टर में आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी। या तो मीडियम होना चाहिए, और एमए इंग्लिश तो है नहीं तो दूसरा विकल्प नहीं बचता है, एमए इंग्लिश ही सॉरी एमए का जो मीडियम है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में आपके पास सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। सर्टिफिकेट का कोई फॉर्मेट नहीं है, एक टू होम सेवर होता है, उसमें लिखा जो भी इंस्टीट्यूट है वो नॉर्मली ये लिख देते हैं कि इट इज सर्टिफाइड दैट, आपका पर्टिकुलर्स रहेगा, नेम, रोल नंबर, एडमिशन नंबर, सेशन, इन्होंने सो सो कोर्स हमारे यहाँ से इस सेशन में कंप्लीट किया है और इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो इंग्लिश था, लाइक दैट। जहाँ पे हिंदी की जरूरत है वहां पे हिंदी। तो इस प्रकार से आपको मीडियम ऑफ यूनिवर्सिटी जो है, सॉरी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का सर्टिफिकेट, ये कॉलेज से भी इशू होता है और यूनिवर्सिटी से भी होता है। आपकी डिमांड के ऊपर मतलब ये इशू किया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई भी यूनिवर्सिटी अपने आप इशू कर देगा, नहीं, आप एप्लीकेशन सबमिट कीजिए। हाँ, इसके लिए कोई डेट नहीं है, एक चीज और याद रखिए, इसके लिए कोई डेट नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका, अगर इसमें लिखा हुआ था 12 अगस्त 2023 तक एप्लीकेशन सबमिट होना चाहिए या 12 सितंबर 2023 तक सबमिट होना चाहिए, तो कोई आवश्यकता नहीं है, कोई कोई अनिवार्य नहीं है अनिवार्य रूप से, मतलब इसकी कोई कंपल्सन नहीं है कि यू हैव टू गेट द सर्टिफिकेट ऑन और बिफोर क्रूशियल डेट। आप आज के डेट में अभी भी जनवरी फरवरी बिफोर डीवी कभी भी आप जाके अपने यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेज में एप्लीकेशन सबमिट करके आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गई बात मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस की। अब बात है क्रूशियल डेट के लिए। तो क्रूशियल डेट ईडब्ल्यूएस के लिए विशेष मैं बताना चाहूंगा कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ही सी possesses द इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट वैलिड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24।
issued on the basis of income for the financial year 2023। ये देखिए 2020 मतलब प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल सर्टिफिकेट के आधार पर इनकम के आधार पर आपका करंट फाइनेंशियल ईयर में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। तो आप 23-24 का आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए, इसका आप जरूर ध्यान रखें। और इसके कंसर्न जो डीओपीटी का गाइडलाइंस है वो भी आपके सामने है। अगर किसी को डाउट है आप ये गाइडलाइन, ये पॉलिसी लेटर आप डाउनलोड कीजिए और पढ़ लीजिए। अच्छा, इसेंशियल क्वालिफिकेशन का कट ऑफ डेट, क्रूशियल डेट जो होता है, क्रूशियल डेट फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमारा अगला पॉइंट है। और इसमें क्या है, देखिए नोटिफिकेशन जो है आपका एसएससी द्वारा जो जारी किया गया है जीएसटी 2023 के लिए जो नोटिफिकेशन, उस नोटिस के पॉइंट नंबर 7 को पढ़िए तो उसमें लिखा हुआ है कि आपके पास जो भी क्वालिफिकेशंस हैं वो 12 सितंबर 23 के पहले का होना चाहिए। लास्ट डेट, ये हमारा लास्ट डेट था 12 सितंबर 23 जब तक हमें एप्लीकेशन सबमिट कर देने थे। तो उसके पहले का आपके पास क्वालिफिकेशंस होने चाहिए सारे को। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जुलाई 23, देखिए जुलाई 23 के पहले जो लोगों ने एग्जाम दिए हैं उनके लिए तो कोई डाउट नहीं है, इसलिए कि उसका रिजल्ट सितंबर के पहले तो जारी हो चुका होगा 100%। मैं उम्मीद करता हूँ। जुलाई के केस में क्या है कि अगर आपके मार्कशीट सितंबर के बाद इशू हुए हैं, 12 सितंबर के बाद, ध्यान से सुनिए इस बात को, कि अगर मार्कशीट 12 सितंबर 2023 के बाद इशू हुए हैं, इसका मतलब ये है कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपका रिजल्ट जो है 12 सितंबर 2023 के पहले का है। तो प्रूफ कैसे कीजिएगा, आपके पास एक, फिर आपको अपने इंस्टीट्यूट से अप्रोच करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट को, और उनसे एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, टू होम सोइवर सर्टिफिकेट होगा जिसपे लिखा रहेगा कि 12 सितंबर के पहले जो भी डेट है, जुलाई में, अगस्त में रिजल्ट पब्लिश हुआ है, या इनफैक्ट 10 सितंबर को भी अगर पब्लिश हुआ है तो आपको इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से, आप कॉलेज से, जो भी है कंसर्न डिपार्टमेंट, वहां से एक सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे कि आपका रिजल्ट जो है सो डेट को पब्लिश हो चुका था। अन्यथा फिर आपके लिए परेशानी उत्पन्न हो सकता है। इसमें मतलब अगर आप फेल हो जा रहे हैं, आई मीन यू आर unable to produce such certificate, if you are not able to prove that you have essential qualification on or before 12 September 2023, in such case your candidature can be cancelled by the commission, so please keep in mind। बाकी आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, मेरे ख्याल से अच्छा से एक्सप्लेन किया गया है। अच्छा, दूसरा एक है ओबीसी के लिए। इसके पहले मैंने एससी एसटी के, सॉरी, ईडब्ल्यूएस के लिए बताया, अभी है ओबीसी के लिए। ओबीसी सर्टिफिकेट 12 सितंबर 2023 के पहले का होना चाहिए, जैसे कि इसमें लिखा गया है आपके नोटिफिकेशन में, पॉइंट 5.7 है उस नोटिस का। लेकिन यहाँ पे एक क्लॉज मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है ओबीसी का, मान लीजिए कि 23 में, मतलब ये 23-24 का ना होकर के 22-23 का सर्टिफिकेट है और अप्रैल 2023 के पहले का है, तब भी चलेगा, बशर्ते कि आपके पास इस सेशन का अभी आज की डेट में एक सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। मतलब कि आप प्रूफ कर सकते हैं कि आप ओबीसी से तो हैं, लेकिन आप नॉन क्रीमिलियर थे, आई मीन आप क्रीमिलियर के अंतर्गत नहीं आते थे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में भी और करंट फाइनेंशियल ईयर में, मतलब कंटिन्यूटी बनी हुई है, तो आप ओबीसी कैंडिडेट के रूप में कंसिडर किए जाएंगे। तो आपके पास सर्टिफिकेट जरूर होने चाहिए, तो आप सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिए अगर आपने इस फाइनेंशियल ईयर का नहीं बनवाया है तो। अच्छा, एससी एसटी ओबीसी, एक सर्विसमैन, पीडब्ल्यू स्टेटस, कोई भी सर्टिफिकेट हो, आपको एज रिलैक्सेशन लेना है या रिजर्वेशन लेना है, और क्लोजिंग डेट के पहले का जरूर होना चाहिए। मतलब ये बार बार मेंशन करने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने इस डेट के पहले का सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास पुराना लास्ट फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट है तो इस फाइनेंशियल ईयर में भी अभी आज के करंट के डेट में जरूर बनवा लें, मेरे तरफ से ये आपके लिए सुझाव है। और कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि मैंने बताया कि ओबीसी सर्टिफिकेट नॉन क्रीमिलियर जो है यूजुअली 1 साल के लिए
इशू होता है और किसी किसी स्टेट्स में 3 साल के लिए इशू होता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के मैक्सिमम डिपार्टमेंट में मुझे जहां तक जानकारी है उसको 1 ही साल के लिए कंसिडर किया जाता है और 1 ही साल करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए मांगा जाता है। और SC/ST सर्टिफिकेट के लिए देयर इज नो एक्सपायरी डेट, एक बार इशू होता है और वो लाइफ टाइम वैलिड होता है। और EWS सर्टिफिकेट जो अभी तक मैं बताया उसको जस्ट एक बार फिर से समराइज किया हुआ है कि एक पर्टिकुलर फ्रेम पीरियड एज डिसाइडेड बाय द असाइनिंग अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, मतलब फाइनेंशियल ईयर जो है उसके हिसाब से ही यह भी इशू किया जाता है। हाँ, अगर सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, SC/ST OBC का सर्टिफिकेट नहीं है और आपका मार्क्स जो है अनरिजर्व के कैटेगरी के से ज्यादा है, उनके कट ऑफ से ज्यादा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको अनरिजर्व कैटेगरी के तहत कंसीडर किया जा सकता है, बशर्ते कि एज रिलैक्सेशन आपने ना लिया हो। अगर आपने एज रिलैक्सेशन लिया ST कैटेगरी में या SC कैटेगरी में या OBC कैटेगरी में और आप जो है उस रिलेटेड सर्टिफिकेट जो भी कंसर्न सर्टिफिकेट है आप प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे केस में ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन आप अगर आपने एज रिलैक्सेशन नहीं लिया है किसी भी कैटेगरी में और आपका मार्क्स जो है अनरिजर्व कैटेगरी से ज्यादा है, तो ऐसे केस में आपका जो कैंडिडेचर है वो अनरिजर्व कैटेगरी में कंसीडर किया जा सकता है। अच्छा, अब रह गई बात मेन इम्पोर्टेंट आप लोगों के हिसाब से, वो है पेपर 2 और पेपर 1 के बाद कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ। तो देखिए, जो फाइनल कट ऑफ है उसके बारे में मैं ये बोल सकता हूँ कि यह मतलब जैसे कि अभिषेक जी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द कट ऑफ। व्यूज ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ कैटेगरी वाइज कंसीडरिंग वैकेंसी एंड लेवल ऑफ पेपर 2। ये मतलब हमारे साथ जो भी लोग हैं और जो भी हमारे एक्सपर्ट टीम है उन लोगों से हमने डिस्कस किया, उसके बारे में कुछ जो पहलू हैं जैसे कि एग्जाम का लेवल क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हैं, पेपर 1 के मार्क्स किस प्रकार हैं, उसका कट ऑफ कितने हैं, तो उस हिसाब से फिर पेपर 2 का कट ऑफ हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं और उसी हिसाब से आपका आप पेपर 2 का मतलब पेपर 2 के बाद फाइनल कट ऑफ भी आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, जैसे कि आप लोग से फीडबैक मिला हमें कि डिफिकल्ट इसका जो डिफिकल्टी लेवल था पेपर 2 का ये इजी टू मॉडरेट था। कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा मॉडरेट इसलिए रहा होगा कि एक पैराग्राफ लेंदी था, एक पैराग्राफ शॉर्ट था, तो वही में दूसरे पैराग्राफ लेंदी था और उसमें कुछ वर्ड्स यूज किए गए थे जो कि आप लोग भले सुने हैं, आप जानते हैं, लेकिन सर्टेनली उसके मतलब जो अंग्रेजी अनुवाद है, हिंदी अनुवाद है, वो आप लोगों के पास उसके शब्द, उससे संबंधित शब्द पर्याय जो है नहीं थे। ऐसे सिचुएशन में आप उम्मीद कर सकते हैं कि मार्किंग जो है थोड़ी आई मीन लिबरल बोल सकते हैं कि कुछ ज्यादा मार्क्स आने के चांसेस हैं, इसलिए कि लेवल जो है उसका इजी टू मॉडरेट रहा है। तो इसके हिसाब से मैंने जो और हमारी टीम ने जो एक कट ऑफ सोचा है, ये लास्ट 2 साल का आप कट ऑफ देख सकते हैं 2019 और 20 का। 19 में फाइनल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी वो है 325 और 2020 में जो वैकेंसीज थी वो है 182 और 2022 में नंबर ऑफ वैकेंसीज 400 से के लगभग, आई मीन 400 से अधिक रिक्तियां थी, लेकिन 2022 को मैं यहाँ पे इसलिए कंसिडर नहीं किया कि पेपर 2 का मार्किंग जो है काफी कुछ आप लोग में से बहुत लोग जानते हैं उसके बारे में कि मतलब मार्क्स कम मिले थे, बहुत लोगों को बहुत कम मार्क्स मिला था और पेपर 1 वहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। तो पेपर 1 का रोल तो हमेशा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन पेपर 2 का जो यहाँ पे अभी इम्पोर्टेंस जो है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते और आपके पास जो सीट्स हैं आप आंकड़े देख सकते हैं कि SC के 38 सीट्स हैं, ST के 14 सीट्स हैं, OBC के
72, ईडब्ल्यूएस के 26, यूआर के 157 और कुल मिला के 307 सीट्स हैं। तो जैसे एक्सपेक्टेड मार्क्स है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है पेपर 1 प्लस पेपर 2 के बाद, एससी के लिए 250 प्लस माइनस 5, एसटी के 245 प्लस माइनस 5, ओबीसी 260 प्लस माइनस 5, ईडब्ल्यूएस 255 प्लस माइनस 5 एंड यूआर 265 प्लस माइनस 5। ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसके आसपास ही कट ऑफ होने चाहिए। तो मेरे तरफ से इतना ही है। अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। अभिषेक जी। जी संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी, यहाँ पे एक चीज मैं और मेंशन करना चाहूंगा जी। दो क्रूशियल डेट मैं यह मेंशन करना चाहूंगा अभी कि पिछले साल 8 फरवरी 2023 को फाइनल रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया था और डेट ऑफ एग्जामिनेशन था 4 दिसंबर 2022। तो आप समझ सकते हैं कि 4 दिसंबर 2022 और 8 फरवरी 2023 कुल मिलाकर 2 महीना के अंतराल पर रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया था। तो यहाँ पे 31 दिसंबर को एग्जाम लिया गया है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि मार्च में रिजल्ट आ जाए। लेकिन अब यहाँ पे एक पॉइंट है, जैसे कि थोड़ी देर पहले सुमित जी बता रहे थे कि सर इलेक्शंस का कुछ रोल हो सकता है क्या, उसका कुछ इम्पैक्ट, कुछ इफेक्ट हो सकता है क्या इस रिजल्ट पर। जी बिल्कुल, हम सोच सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि शायद कुछ प्रभाव हो और रिजल्ट जल्दी देखने को मिले। रिजल्ट जो है मार्च फर्स्ट वीक में ना होकर के फरवरी मिड में ही पब्लिश कर दिया जाए। पिछले साल जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे पार्टिसिपेट जो हुए थे किए थे, वो लगभग 3000 के लगभग कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए थे। लेकिन इस साल जो है, इस साल लगभग 2000। अब ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 2150 के आसपास कैंडिडेट जो है शॉर्टलिस्ट हुए थे पेपर 2 के लिए, और उसमें से 95% के आसपास कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट किए हैं पेपर 2 में। अच्छा, तो इससे दो बातें हो रही हैं कि 95% कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट किए हैं, मतलब कंपटीशन जो है टफ है। और दूसरी बात कि नंबर ऑफ कॉपीज जो है चेक करने के लिए वो भी पता चल रहा है कि 2000 के आसपास है। तो इसको जांच करने में मेरे ख्याल से पिछले साल की अपेक्षा कम समय लगनी चाहिए, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि फरवरी में आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कभी भी। उसके लिए ऑप्शन फॉर्म जो है जारी किए जाएंगे। जिन लोगों ने अपीयर किया है पेपर 2, ध्यान से सुनिए, जिन लोगों ने पेपर 2 अपीयर किए हैं सभी लोगों को ऑप्शन फॉर्म एक्सरसाइज करने हैं, सभी लोगों को ऑप्शन फॉर्म फिलअप करने हैं। और विशेषकर मैं उन लोगों के लिए मैं एक ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि जो लोग ऑलरेडी भारत सरकार या किसी विभाग में कार्यरत हैं और वो लोग इसलिए एग्जाम दिए हैं ताकि वो अपने होम टाउन में जा सके या विभाग बदल सके या कुछ स्पेसिफिक विभाग में ही जाने की उनकी मनसा है, उनकी इच्छा है, उनका सपना है, जो भी समझ लीजिए। तो ऐसे सिचुएशन में आप लोग केवल उसी विभाग को ऑप्शन फॉर्म में फिलअप कीजिए। मान लीजिए ऑप्शन फॉर्म में अगर 20-25 विभाग है और 20-25 विभाग फिलअप करने के लिए ऑप्शंस हैं आपके पास, तो कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि 1 से लेकर के 25 सभी विभाग को आप सीक्वेंस में भरे अपने प्रायोरिटी के हिसाब से। आप केवल उसी विभाग को भर सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को सीएसओएल में जाना है और उनकी चाहत और कुछ है ही नहीं, किसी और विभाग में जाना ही नहीं है, हमें तो सीएसओएल में ही जाना है। तो आप एक काम कीजिए, इससे आपका भी काम हो जाएगा और किसी और को नुकसान भी नहीं होगा कि आप अपने ऑप्शन फॉर्म में केवल सीएसओएल का जो भी प्रायोरिटी है नंबर है, मान लीजिए सीएसओएल का जो है नंबर 10 पर है, तो आप अपने प्रायोरिटी में नंबर 10 भर के सेव कर दीजिए। दैट्स इट, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर मान लीजिए किसी का चाहत है कि हम इनकम टैक्स विभाग में जाना है, तो आप अपने ऑप्शन फॉर्म में केवल इनकम टैक्स विभाग का ही उसका जो कोड है वो भरिए, चाहे वो नंबर है या अल्फाबेट हो सकता है या
अपना डिजिट हो सकता है, वो आपके जब भी ऑप्शन फॉर्म बताया जारी किया जाएगा तो उसमें एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इसका जरूर ध्यान रखें कि आप अनावश्यक रूप से ऑप्शन फॉर्म में 1 से लेकर के 20-25 जितने भी है सभी के सभी ना भरें, अपने अन्य भाई बहनों को मौका दें और अपना जो जिस पर्पस के लिए आप बार-बार एग्जाम दे रहे हैं वो भी फुलफिल हो और किसी को नुकसान नहीं हो। मेरे ख्याल से अभिषेक जी मैं अपनी सारी बातें कह पाया हूँ और मैं अपनी बातें आप सभी अभ्यर्थियों तक मैं पहुंचाने में सक्षम हूँ, सफल हो सका हूँ। धन्यवाद। आपका अगर आवाज म्यूट है। जी हाँ। जी संतोष जी, ठीक है। अगर किसी का कोई प्रश्न हो, मैंने माइक आपके अनम्यूट कर दिए हैं, पर जो ऐसे प्रश्न जो आप लोगों ने जो यहाँ पे चर्चा नहीं हुआ, मतलब रिपीटेशन ऑफ द क्वेश्चंस और पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, तो आप लोग रख सकते हैं। सर मेरा एक डाउट है कि जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उसके साथ फाइनेंशियल ईयर का इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिएगा क्या डीवी के टाइम? जी नहीं, देखिए डीबी के लिए आपको केवल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हमेशा ही आपके फाइनेंशियल सर्टिफिकेट के बेस पे इशू होता है या फिर उसमें सर्टिफिकेट में कहीं ना कहीं लिखा रहता है कि इनका आय वार्षिक आय ये है, इनके जमीन इतने हैं, वट जो भी क्राइटेरिया है आप फुलफिल कर रहे हैं तभी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशू किया है। उसके अलावा अलग से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। जी सर, थैंक यू सर। एक्चुअली जो मेरा इनकम सर्टिफिकेट था पापा का वो 3 साल के लिए वैलिड था स्टेट के बेसिस पे, तो ये डाउट इसलिए हो गया मुझको। नहीं, मैं ऑलरेडी ये प्रश्न मैं ले चुका हूँ कि आपके पास करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, दैट्स इट। इसमें कोई इफ बट मतलब आप प्रश्न न करें। आप लोग अगर नहीं बनवाए हैं, इस फाइनेंशियल ईयर का नहीं है तो जरूर बनवाएं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। हम सेशन को यहीं पे क्लोज करेंगे। जो भी लोग यूपीएससी जेटीयू के लिए जो शाम का 9 बजे का सेशन था, तो आप लोगों का टाइम हम लोगों ने ले लिया। तो जो लोग भी चर्चा करना चाहते हैं, जैसे हमारी रेगुलर रोज रात को 9 बजे से चर्चा हो रही है यूपीएससी जेटीयू सेशन के लिए, वे लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, बाकी लोग सेशन को लीव कर सकते हैं। कोई एक और प्रश्न बीच में आया था? किसी पोस्ट की पोस्टिंग एलोकेशन क्या है, ये कैसे पता करें, इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है? अगर आप इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज बताएं। देखिए, इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए सबसे आसान तरीका है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये आप सबके पास में है। जिस डिपार्टमेंट के बारे में भी आप पोस्ट या उनके लिए वैकेंसीज कहाँ कहाँ पे, यदि आप जानना चाहते हैं तो आप उस डिपार्टमेंट को आरटीआई डालें। आरटीआई के लिए एक समय होता है, लगभग 1 महीने का समय होता है जिसमें वो रिप्लाई आप करते हैं। तो ये अगर आपको जानना था तो ये कवायद थोड़ी सी आपको और पहले शुरू कर देनी चाहिए थी, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि ऑप्शन फॉर्म, जैसा कि संतोष जी ने बताया, तो ऑप्शन फॉर्म भरने के लिए अभी आपको मिल जाएगा। तो इससे पहले ये जानकारी आपको जुटा लेनी चाहिए। इस तरीके से कोई आपको बताएगा नहीं, और अगर कोई आपको बिना किसी आधार के, बिना कोई आरटीआई डाले वैसे बता रहा है तो कहीं ना कहीं वो लोग हो सकता है कि आपके लिए दिग्भ्रामक बातें कर रहे हैं। तो जब तक आपके पास सॉलिड कोई तथ्य ना हो या कोई डॉक्यूमेंट्स ना हो, तब तक जस्ट किसी के कह देने भर से आप उस हिसाब से अपने ऑप्शन फॉर्म ना भरिएगा। और एक बार संतोष जी ने बहुत सारी बातें आपको बता दी, एक बात मेरी तरफ से मैं सुझाव आप सभी को देना चाहूंगा, विशेषकर उन सभी लोगों को जो लोग पहली बार मतलब फर्स्ट टाइम जो जॉब के लिए जा रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब में हैं और उन्होंने केवल इसलिए एग्जाम दिया है क्योंकि उनको अपने डिपार्टमेंट चेंज करना है या प्लेस ऑफ पोस्टिंग को चेंज करना चाहते हैं। उनके लिए तो ठीक है, उनके पास ऑप्शन है और उनको कुछ कुछ जानकारी रहती भी है, वो समझ चुके होते हैं। तो वे लोग अपने हिसाब से फिर अपना डिपार्टमेंट सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन बाकी लोगों को मैं ये कहूंगा कि आप अभी शुरुआत में ही केवल ये ना देखें कि आपकी पोस्टिंग आपके घर के पास मिल जाए और बस बढ़िया उसी हिसाब से आप ऑप्शन फॉर्म फिलअप कर दें। आप सबसे पहली प्राथमिकता आप अपने करियर प्रोग्रेशन को दें। ऐसा डिपार्टमेंट चूज करें, यदि आपने अच्छा एग्जाम लिखा है, यदि आपको लगता है कि आप मेरिट में अच्छा आ सकते हैं, तो या अदरवाइज भी आप ऐसा डिपार्टमेंट चूज करें जहां आपका कैरियर प्रोग्रेशन हो, जहां आपके लिए प्रमोशन की संभावनाएं अच्छी हो।
पहले प्रायोरिटी पे आप इसे रखें, क्योंकि ना ये जो घर के पास नौकरी करने वाली बात होती है ना, ये कुछ समय तक आपको ठीक लगती है, कुछ समय के बाद में फिर आपको ऐसा लगने लगता है, क्योंकि देखिए जब आप अभी आपको जॉब चाहिए है ना, बाय हुक और क्रूक यू वांट अ जॉब, लेकिन जब आपको जॉब मिल जाती है तो फिर हर किसी को जॉब में जाने के बाद में आगे बढ़ने की चाहत होती है, प्रमोशन चाहिए होता है, तो फिर आप प्रमोशन देखने लगते हैं। अब किसी ऐसे डिपार्टमेंट को आपने केवल इसलिए चूज कर लिया कि वह आपके घर के पास आपको पोस्टिंग मिल गई और आप लाइफ टाइम जेटीओ ही रह गए, तो आगे चल करके हो सकता है कि आपको अपने इस निर्णय पे पछतावा हो, क्योंकि जब आपके काउंटर पार्ट्स कोई असिस्टेंट डायरेक्टर बन के बैठा है, कोई डिप्यूटी डायरेक्टर बन के बैठा है, आप क्या है, मैं तो जेटीओ हूँ, जेटीओ भर्ती हुआ था और जेटीओ आज भी हूँ, तो कहीं ना कहीं वो चीजें आगे चल करके मुश्किल हो जाती हैं। तो एक जो दिमाग में रहता है ना हमेशा कि नहीं नहीं मुझे साउथ नहीं जाना, मुझे बैंगलोर नहीं जाना, मुझे चेन्नई नहीं जाना, मुझे तो दिल्ली में ही नौकरी करनी है, मुझे लखनऊ मिल जाना चाहिए, मुझे पटना मिल जाना चाहिए, तो इन चीजों से थोड़ा सा आप ऊपर उठिए। पहली बात तो आप केंद्र सरकार की नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, यदि आपको अपने घर में ही नौकरी करनी है तो बेहतर आप स्टेट गवर्नमेंट के लिए जाए। जैसे ही आपने सेंट्रल को ऑप्ट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी के लिए आप गए, तो पहली चीज आपको दिमाग में रखनी है कि आपके पास ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी है। तो दिमाग में ना इस ब्लॉक को लेकर के ना चले कि मुझे तो घर के पास चाहिए, मुझे तो दिल्ली चाहिए, या इस तरीके से। सो एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आप अपने डिपार्टमेंट को ऑप्ट करते हुए, ऑप्शन फॉर्म भरते हुए इस बात को ध्यान में रखें कि आपका कैरियर प्रोग्रेशन उसके अंदर में क्या है, डिपार्टमेंट कैसा है, ये सारी चीजों को भी ध्यान में रखते हुए, और उसके बाद प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है उसको प्रायोरिटी में रखें, मतलब उसकी प्रायोरिटी फिर बनाएं, एकदम टॉप प्रायोरिटी इन ऑल द रिस्पेक्ट प्लेस ऑफ पोस्टिंग करके आप ऑप्शन फॉर्म ना भरें। तो इस बात को आप सब लोग ध्यान रखेंगे। हाँ, वे लोग जो ऑलरेडी जॉब में हैं, चाहे जेटीओ हैं या किसी और पद पे हैं, उन लोगों के लिए ठीक है, उनका अपना कैडर चेंज करने के पीछे या एग्जाम देने के पीछे मंशा ही यही है कि उनको वो जहाँ पे नौकरी कर रहे हैं वहां से हटना है, तो फिर उनके लिए अलग बात है। अदरवाइज मैंने बाकी लोगों के लिए बातें कह दी, तो इसको आप लोग ध्यान में रखें ऑप्शन फॉर्म करते हुए। ये बातें हैं। हमने कहाँ से शुरुआत करा संतोषी, मुझे ध्यान से निकल गया, कहाँ से बात शुरुआत हुई थी? नहीं, ऑप्शन फॉर्म चूंकि एक्सपेक्टेड है, तो आप उस ऑप्शन फॉर्म जो कि रिपीटर्स जो हैं उसके लिए मैं स्पेसिफिक मतलब मैं बताया, तो उसके आगे फिर ये बात है। जी बिल्कुल। तो ये इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप ऑप्शन फॉर्म भरें, और सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हालांकि जब ऑप्शन फॉर्म भरने के लिए एक बार जब एसएससी प्रोमोलेट कर देगी तो एक बार फिर हम लोग मिलेंगे। जी, जी। तुषार जी के कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन का, इज देयर एनी चांस ऑफ इंक्रीजिंग इन वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी? आपके पास बहुत सफिशिएंट वैकेंसी है एंड यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन। आप अपने पोजीशन, अपने मार्क्स को लेकर के इतने शंकाकुल ना रहें, आपका सिलेक्शन हो रहा है, आप चिंता ना करें। अभिषेक जी, यहाँ पे एक चीज मैं मतलब स्पष्ट करना चाहूंगा तुषार जी, आपके प्रश्न के अनुसार कि जी चांसेस हैं, बिल्कुल चांसेस हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ सकती हैं, बिकॉज आपको पता होगा कि 2022 में एसएससी द्वारा फाइनल वैकेंसी पोजीशन या फिर उसके पहले भी जो 19 में देख लीजिए, 18 में देख लीजिए, तो फाइनल वैकेंसी पोजीशन जारी किया जाता है। तो फाइनल वैकेंसी पोजीशन जारी किया जाएगा ऑप्शन फॉर्म के साथ, जैसे ऑप्शन फॉर्म जारी किया जाएगा उसी समय फाइनल वैकेंसी पोजीशन भी जारी किया जाएगा। तो संभावनाएं हैं कि आपके नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाए। और मैं 2020 की बात कर दूं, 2020 में 105 106 सीट कम कर दिए गए थे। तो जी जी क्या अतीक्षा शर्मा जी, 2020 में 105 सीट कम कर दिए गए थे। तो आप उम्मीद कर सकती हैं कि कम भी हो सकता है, लेकिन जहां तक मुझे उम्मीद है और जहां जो जानकारी है, हमें अलग अलग सोर्स से जानकारी जो प्राप्त हुई है, उसके हिसाब से कुछ विभाग में कुछ वैकेंसीज मतलब 307 प्लस जा सकता है, 307 से कम होने में चांसेस नहीं है, प्लस होने की पूरी संभावना है। जहां तक मुझे हो सकता है कि 2 ही प्लस हो, 10 प्लस हो, लेकिन प्लस होने की संभावना जरूर है। ठीक है, कुछ मैसेज आ रहे हैं कि दोबारा कट ऑफ दिखाने के लिए ये जो वीडियो है, ये इसका लिंक अभी आप लोगों को मिल जाएगा, अभी मतलब थोड़ी देर के बाद मिल जाएगा, तो ये आप दोबारा देख सकते हैं, दोबारा स्क्रॉल कर सकते हैं, दोबारा देख करके और आप इसे कट ऑफ देख लीजिएगा। हाँ, ये जो प्रश्न बीच में एक आया था कि सर कैसे जान सकते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है, कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है? सारे डिपार्टमेंट बहुत अच्छे हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें प्रमोशन के आपके एस्पेक्ट ज्यादा होते हैं, जैसे सीएसओएल है इन जनरल। हालांकि इस बार सीएसओएल में वैकेंसी नहीं, बहुत कम वैकेंसी है, पर जो लोग जिन्होंने बहुत अच्छे स्कोर किए हैं, जैसे हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 176 178 स्कोर किए हैं,
है ना। तो 180 स्कोर वाले भी हमारे साथ जो भी लोग हैं, तो उन लोगों के लिए ये बिल्कुल रहेगा कि आप CSOL ऑप्ट करें। CSOL में आपके लिए डायरेक्टर सर्विसेज मतलब राजभाषा विभाग के डायरेक्टर निदेशक पद तक आपके लिए पदोन्नति के चांसेस हैं, यदि आपकी मतलब आपका एज और बाकी सारी चीजें फेवरेबल होती हैं। तो CSOL मैं कहूँ तो सबसे इस एस्पेक्ट से सबसे बढ़िया डिपार्टमेंट है। और CAG भी अच्छा है जी CAG। देखिए सुमित जी कुछ जानकारी जो है देखिए सुमित जी, आप नहीं देखिए सुमित जी देखिए, हाँ जी संतोष जी। हाँ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो जानकारी आपके पास है, कोई भी कैंडिडेट, कृपया उसको आप ऑथेंटिकेट मत समझें दूसरे के लिए। हो सकता है कि कुछ विभाग आपके लिए सुटेबल हो, दूसरे के लिए ना हो। अब CAG किस मायने में अच्छा है वो आपको पता है, लेकिन दूसरे के लिए हो सकता है कि वो अच्छा ना हो। तो आप लोग कृपया करके मेरा मतलब सबसे एक गुजारिश है, एक सुझाव है कि आप लोग दूसरे को मत बताएं कि हाँ ऐसा ऐसा है, ऐसा कर सकते हो। अच्छा, और वाइस वर्सा मैं ये भी बोलूंगा कि जो लोग आपको अगर जानकारी नहीं है तो बाकी कोई और बोल रहा है कि हाँ आप जो है CAG में आप ऑप्ट कर लीजिए, CAG बढ़िया है, नहीं ऐसा नहीं करने का। आप अपने लेवल पे एक और चीज में बता दो, अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप ना उनके वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट पे अगर कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी या फिर उससे रिलेटेड गूगल सर्च कीजिए कि कहाँ कहाँ वैकेंसीज है। हो सकता है कुछ उनके वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो कि किस पोस्ट में क्या क्या प्रमोशन की गुंजाइश है। फॉर एग्जाम्पल अगर CAG की बात किया जाए, जहां तक मुझे जानकारी है कि CAG में JTO है, JTO के बाद STO है, STO के बाद हिंदी ऑफिसर है लेवल 8 के, इस प्रकार की वहां पे है। और हाँ ये जरूर है CGDA और CAG दो विभाग है जहाँ पे AAO के लिए आपके पास एग्जाम दे करके और AAO बन सकते हैं, दैट्स अनदर मैटर। ये लेकिन सुमित जी सब लोग AAO नहीं बनना चाहता है ना। अगर AAO एडमिन में जाना है, अगर अकाउंट्स ऑफिसर बनना है, एडमिन ऑफिसर बनना है, तो हिंदी ऑफिसर क्यों बन रहे हैं? ये डिपेंड कर सकता है। संतोष जी एक बार मैं यहाँ पे आपकी बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ, और सुमित जी संतोष जी ने बहुत अच्छी सलाह दी। मैं आपको भी फिर से सलाह दे रहा हूँ इस बात को कि देखिए कुछ चीजें ना पर्सनल पर्सपेक्टिव की होती है ना, जैसा आप कह रहे हैं कि जीवन भर हिंदी, है ना, जीवन भर हिंदी। नहीं वो नहीं है सर। बस मैं हाँ छोटी सी बात कहना चाहूंगा सर। मैं भी अभी ट्रांसलेटर हूँ। ये मेरा जो अनुभव मैं वो बता रहा हूँ। ये कहते बेशक है, जब हिंदी के लाइन में आ जाते हैं ना तो सर आपको ही पता होगी, मतलब इतना वो नहीं है। अगर कोई एडमिन वगैरह की लाइन हो तो उसमें ज्यादा मुझे अच्छे लगता है, प्रेफरेंस जिस मिलता दिन है। आप जाएंगे ना सुमित जी, सर है मैं ना, तो ऑलरेडी हूँ सर, नहीं नहीं, जिस ऑलरेडी दिन हूँ। आप एडमिन के लाइन में जाएंगे ना, जिस दिन आप एडमिन के लाइन में एडिशनल जाएंगे, अभी काम तो नहीं दिया नहीं, हुआ है, अभी तो आप एडिशनल। दूर से देख रहे हैं ना एडमिन की लाइन को, दूर के ढोल बड़े अच्छे लगते हैं। सर दूसरों एडिशनल के, ड्यूटी दी हो रहा नहीं है मुझे नहीं नहीं एडमिन नहीं की। सुमित जी, मैं बता रहा हूँ आपको, एडिशनल ड्यूटी अलग चीज होती है ना। दूसरों के खेत की घास ना हमेशा अच्छी लगती है, और अपने खेत की फसल ठीक नहीं लगती। तो जिस दिन आप जाएंगे ना, अभी तो आप ट्रांसलेटर है तब आप ये कह रहे हैं ना, जिस दिन आप जाएंगे ना उसमें, उसके बाद फिर आप जब आपसे पूछा जाएगा तब आप कहेंगे कि यार वो अपना ही घर ठीक था, ठीक है ना। तो ये बात जो संतोष जी ने कही, बाकी सुमित जी के अलावा बाकी जो 53 कैंडिडेट्स 54 लोग यहाँ पे अवेलेबल है, उन सभी से मेरी ये गुजारिश है कि इस प्लेटफॉर्म से, चूंकि हम जो भी बातें करते हैं हम जिम्मेदारी वाली बातें करते हैं ना, वी टॉक रिस्पॉन्सिबली, इस तरह की बचकानी बातें नहीं, बचपना वाली बातें नहीं है, ठीक है। सो हाँ बिल्कुल है। तो इसलिए जो है आप लोग ना तस्वीर के हर पहलू को देखना है, आपको सिक्के के हर पहलू को देखना है। पिछले वर्ष हमारे कुछ साथी थे जिन्होंने हमारे साथ मिलकर के तैयारी करी थी, और उन लोगों ने बहुत अच्छे स्कोर किए थे, और उन्हें किसी ने सलाह दे दिया था कि यार आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मत भरो, वहां पे ऐसा नहीं है, आप STO बन के क्या करोगे, आप JTO बन जाओ। और तब उन्होंने हमसे बात करी, मैंने कहा कि जब आपके पास अच्छे स्कोर हैं और आपको अभी लेवल 7 में जाने का मौका मिल रहा है, STO बनने का मौका मिल रहा है, आपको JTO से STO का सफर तय करने में 5 वर्ष लगेगा। उन 5 वर्षों में JTO की जो बेसिक पे होती है वह 35,400 रुपए की बेसिक पे होती है, STO की जो बेसिक होती है 44,600 की बेसिक पे होती है, यानी कि 10,000 रुपए केवल बेसिक पे में डिफरेंस होता है JTO और STO के बीच में। 10,000 बेसिक पे का मतलब क्या है, लगभग पूरी सैलरी में अप्रोक्सीमेटली 20,000 रुपए का डिफरेंस। 5 साल तक ये 20,000 रुपए का डिफरेंस, एक इसे पाटना बहुत बड़ी बात। दूसरी बात कि अगर आप STO लेवल 7 में हैं तो आपके लिए आगे
बहुत सारे जॉब ऐसे आते हैं, बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी आती हैं जहां पे लेवल 7 का एक्सपीरियंस काउंट किया जाता है, मांगा जाता है, तो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। इन 5 वर्षों में क्या होगा कौन जानता है। तो 5 वर्षों के बाद क्या हम एसडीओ से आगे प्रमोशन हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या कैडर रिवीजन होगा नहीं होगा। जिस तरीके से लगातार पद बढ़ रहे हैं, कैडर रिवीजन हो रहा है, और आपको आज मौका मिल रहा है एसडीओ बनने का, तो क्यों आपको उसे छोड़ना है। और उन लोगों ने इस सलाह पर एसडीओ, क्योंकि देखिए हमेशा ना आपको एक इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, हमेशा आपको चीजों को ना प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है। ठीक है, हम सारे के सारे लोग यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे इसलिए जुड़े हुए हैं कि हम सारे के सारे लोग भाषा अधिकारी बनना चाहते हैं। हम सारे के सारे लोग, मैक्सिमम ज्यादातर लोग, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो शायद इस कैटेगरी से बाहर के हो, अदरवाइज ज्यादातर लोग इसलिए यहाँ पर हैं क्योंकि हम लोगों ने कहीं ना कहीं अपने कैरियर के दौरान, अपनी पढ़ाई के दौरान, अपने एजुकेशन के दौरान हमें भाषा से लगाव रहा, हमें हिंदी या अंग्रेजी से लगाव रहा, हमने उसे बहुत मन से पढ़ा, इसीलिए हम लोग इस कैडर में हैं। बहुत सीमित लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि मैं तो ऐसा कहता हूं कि जो मतलब सरकारी नौकरी में जो राजयोग वाली नौकरी है ना, वो कहीं ना कहीं इस कैडर में आपको मिलेगी, है ना। इसमें कहीं किसी को कोई भी मतलब कहीं कोई दुविधा और कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बिल्कुल सभी को हिंदी से प्रेम था, इसलिए आप यहाँ पे हैं, इसलिए हम यहाँ पे हैं। जब कभी मैं या संतोष जी, जब कभी ऐसा मौका मिला आगे, जब आप सारे लोग अनुवाद अधिकारी बन जाएंगे, हमारे कैडर में आ जाएंगे, तब कभी हम लोग बात करेंगे कि हम लोग जहां से आए। कई बार जब हम लोग बातें करते हैं तो लोग कहते हैं कि यार आप इतनी अच्छी जगह से आए, क्या आवश्यकता थी आपको इस क्षेत्र में आने की। मतलब एक ऐसी जगह पे, संतोष जी को पता है, जहां पे मैं था, मतलब जैसे अभी सुमित जी की भावनाओं को जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो कहना चाह रहे हैं, तो ऐसा था ना कि मैं जिस रैंक में बैठ के वहां पे सेवा दे रहा हूँ ना, मेरे से बहुत बड़े रैंक के लोग, बहुत बड़े रैंक के अधिकारी मेरे पास हमेशा लाइन लगा के रहते थे, मतलब आकर के रहते थे, रिक्वेस्ट करके रहते थे। और एक कह सकते हैं कि एक इतनी मतलब इतना अप्रोच और बहुत सारी चीजें, तो उन सारी चीजों को छोड़ करके हमने हिंदी की सेवा करने को अपना ध्येय बनाया, इस करियर को चुना, हम इस रास्ते पे आए। तो देखिए कहीं ना ये बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। और अकेले सुमित जी नहीं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग, हमारे बहुत सारे साथी हैं जो जनरल कैडर में, जैसे संस्कार जी हैं, वो दिल्ली में मेरे ख्याल से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है, जनरल कैडर में। अनिशा जी भी जनरल कैडर में है, जैसे काम कर रही हैं गुवाहाटी में, और भी बहुत सारे लोग जनरल कैडर में है। देन व्हाई डू दे वांट टू स्विच फ्रॉम अ जनरल कैडर टू द राजभाषा कैडर। तो ये ना वो वाली बात है। तो इन चीजों के ऊपर आप ना जाए, आप अभी आपके दिमाग में सिर्फ ये रहना चाहिए, पहली बात तो ये कि जिस डिपार्टमेंट पे आप जाना चाहते हैं उस डिपार्टमेंट में कैरियर प्रोस्पेक्ट्स क्या है। जैसे मैंने आपको सीएसओएल के बारे में बताया, और भी इस तरह के बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, हम लोग और डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे एक सेशन में। जितने भी डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज हैं उनको लेकर के जब एक बार ऑप्शन फॉर्म भरने के लिए आ जाएगा, तब हम उसके ऊपर एक बार और चर्चा करेंगे। और अगर कहीं किसी को भी किंचित भर भी संदेह है ऑप्शन फॉर्म भरने से पहले, कोई ऐसी समस्या की बात नहीं है, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, चाहे तो अगर फिर भी क्लियर नहीं हो रहा चाहे तो कॉल कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कि हमने जो कह दिया आप उसे ही मान लें, आप अपने स्तर पर भी पूरी तरीके से छानबीन कर लें, है ना। और छानबीन करके, लेकिन हमेशा ऑथेंटिकेटेड सोर्स के इंफॉर्मेशन पे जाएं, और कभी भी ना इमोशनल और एकदम सेंटिमेंटल होकर के डिसीजन ना लें। ठीक है, ये तो इन्हीं शब्दों के साथ संतोष जी, यदि और कुछ ना हो तो हम आज के सेशन को खत्म करेंगे, काफी समय हो गया। जी जी बिल्कुल, मेरे तरफ से ये एक कैंडिडेट का बार बार मैसेज आ रहा है कि सर कट ऑफ एक्सपेक्टेड, एक देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोग बता चुके हैं, आप वीडियो का लिंक मिल जाएगा, एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, आपके सारी जो भी जानकारी चाहिए था आपको मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मिलते हैं फिर जल्दी अगले सेशन में। बाकी सभी लोग सेशन लीव कर सकते हैं। अगर यूपीएससी वाले जो भी हमारे साथी यहाँ पे हैं, अगर वे लोग जो हैं चर्चा सर यहाँ अनुवादक के बारे में अगर कोई बोलेगा कि कोई वैल्यू नहीं देता है तो सर अभिषेक जी रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दीजिए, सो दैट कि वीडियो लेंदी ना हो, फिर कंटिन्यू हम चर्चा जारी रख सकते हैं।